जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड का स्क्रीनशॉट लगा के रखा हूं और मैं आपको अब समझाने वाला हूं। तो देखिए, इसके पीछे जो कारण है, मैंने लेक्चर 50 रिकॉर्ड कर लिया था बहुत ही अच्छे ढंग से, बट क्या था कि माइक का जो स्विच था वो मैंने ऑन करना भूल गया था, जिस वजह से साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसी वजह से मुझे फिर से जो है कि इस वीडियो लेक्चर को अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, लेकिन अब इसको लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कारण ये है कि फिर से अगर बोर्ड में लिखेंगे फिर करेंगे तो फिर एक लंबा समय लग जाएगा, इसी वजह से। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर लेक्चर नंबर 50 में। और ये जो है कि 49 लेक्चर 49 का पार्ट 2 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड लेक्चर 49 में मैंने पार्ट 1 ax = b का सॉल्यूशन बताया था। और ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर चल रहा है। पहली बात तो ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, बीटेक वालों के लिए चल रहा है, बीई वालों के लिए चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, सेमेस्टर 3 के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है। ओके, अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप का ही रिलेटेड जो है कि थ्योरम्स चल रही है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप से ही रिलेटेड थ्योरम्स चल रही है, और जिसमें मैं थ्योरम 7 का पार्ट 1 जो कि आपको दिख रहा है, थ्योरम 7 का पार्ट 1 मैंने बता रखा है लेक्चर नंबर 49 में। ओके, और चूंकि इसको 49 पार्ट 2 बनाना चाहिए था, बट मैंने उतना कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसीलिए मैंने लेक्चर 50 ही इसको नाम दे दिया। अब इस थ्योरम में कहता है कि आप फिर से ज़रा समझ लीजिए। इफ़ ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए और बी एलिमेंट्स है ग्रुप जी का, द इक्वेशन ax = b एंड ya = b हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 49 में मैंने बताया कि अगर ax = b कोई गिवन इक्वेशन है तो x = उसमें b इनवर्स इंटू a, क्या मैंने बोला, सॉरी b इनवर्स a बोला ना, a इनवर्स इंटू b उसका सॉल्यूशन था। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर 49 में आपको बताया था कि ax = b अगर कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, a इनवर्स इंटू b होगा। और आज के, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि x = a इनवर्स b इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। और ये भी बताया था कि a इनवर्स b जो है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा ax = b का, ये भी मैंने आपको बताया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ya = b को लूँगा और इसमें मैं दिखाऊंगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो b × a इनवर्स होगा। क्या होगा, b × a इनवर्स होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, इन जी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2008 में आ चुका है, मतलब हजारीबाग मतलब VVU यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को डील करते हैं, इसके क्वेश्चन के आंसर को डील करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करेंगे द इक्वेशन ya = b, ये ले लेंगे। वी आर गोइंग टू शो डैट b × a इनवर्स। आप कहिएगा सर कि आपको कैसे पता चला कि b × a इनवर्स इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा। तो मैं बोलूँगा जस्ट देखो बाबू, क्या है कि मैंने a को इंटू में था, उसको डिवाइड में ले गया तो a इनवर्स हो गया। तो ठीक है सर, तो आप y = a इनवर्स b भी तो लिख सकते थे, आपने y = b × a इनवर्स ही क्यों चुना। मैं आपको बोलूँगा बाबू देखो, इक्वेशन 1 में जब आप b × a इनवर्स रखोगे तो a इनवर्स और a आपस में कटने में आसानी होगी और तुरंत हमको b मिल जाएगा। इसीलिए मैंने b × a इनवर्स को सिलेक्ट किया, ना कि a इनवर्स इंटू b को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कंसीडर किया मैंने इक्वेशन को ya = b, इक्वेशन नंबर 1। वी आर गोइंग टू शो डैट b × a इनवर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व डैट b और a इनवर्स बिलोंग करेगा g में। अब बोलिएगा कि सर कि कैसे, मतलब b और a इनवर्स बिलोंग करेगा g में। तो देखिए क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि a एंड b आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप g, द इक्वेशन ax = b, 2 नंबर ya = b हैव यूनिक सॉल्यूशन इन g, ऐसा लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि a भी ग्रुप g का मेंबर है और b भी ग्रुप g का मेंबर है। तो जब a ग्रुप g का मेंबर है यानी कि g ग्रुप है,
तो जब ए ग्रुप जी का मेंबर है तो उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जी तो ग्रुप है, और बी ग्रुप जी का मेंबर है तो बी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ग्रुप जी एक ग्रुप है। इसी वजह से मेरे को जो काम है वो मैं लूँगा, ठीक है ना। तो मेरे को जो काम है ए और बी से, मेरे को सिर्फ बी से काम है तो मैं बी को ले लिया। इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व डैट यहाँ पर बी और ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, और ए का इनवर्स भी मुझे काम है ना, तो मैंने उसको भी ले लिया, बी को भी ले लिया और ए इनवर्स को भी मैंने ले लिया, है ना। इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व डैट बी और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी में, तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ कि बी इंटू ए इनवर्स, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए और बी अगर बिलोंग कर रहा है जी में तो ए भी उसका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा जी में। आप बोलिए प्रोडक्ट का बात आप कैसे कर रहे हैं सर, यहाँ पर तो ऑपरेशन कोई डिफाइंड नहीं है। तो मैं कहूँगा बाबू जब कोई भी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं होता है तो उस केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को स्टैंडर्ड मान करके यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है इस चीज़ को। तो यहाँ पर यह है कि बी और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी में, तो इसका प्रोडक्ट बी इंटू ए इनवर्स बिलोंग भी करेगा, वो भी बिलोंग करेगा जी में, है ना। अब आगे देखिए, इफ़ बी इंटू ए इनवर्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 का, ये इक्वेशन नंबर 1 का अगर b इंटू ए इनवर्स सॉल्यूशन होगा या होता है तो फिर देन y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, तो y के जगह पर b इंटू ए इनवर्स हम लोग पुट करेंगे और मस्ट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, और जो गिवन इक्वेशन है 1 है y इक्वल टू बी, उसको तब y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, जब y का वैल्यू b इंटू ए इनवर्स पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को ज़रूर सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, नाउ पुटिंग y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 1 में मैं y के जगह पर b इंटू ए इनवर्स पुट करूँगा, ठीक है, इन इक्वेशन 1। देन वी गेट, तो इसका LHS पार्ट क्या है, y है, और मेरे को क्या मिलना है, b मिलना है, मतलब RHS पार्ट मेरे को मिल जाना है। तब मैं कहूँगा कि b इंटू ए इनवर्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। तो LHS पार्ट मैं लेके चलता हूँ y इंटू ए, और y का वैल्यू क्या है, b इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एसोसिएटिविटी लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स भी बिलोंग करता है सेट जी से, और बी भी बिलोंग करता है जी में, और ए भी बिलोंग करता है जी में, तो इसीलिए जी एक ग्रुप है। तो जी जब ग्रुप है तो जी के प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं। इसी वजह से बी ए इनवर्स और ए ग्रुप का जो दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, उसको सेटिस्फाइड करते हुए और यहाँ पर एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड होगा, मतलब ग्रुप का जो है कि दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा। क्यों, क्योंकि ए बी और ए इनवर्स सब का सब ग्रुप बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। एसोसिएटिव लगाने के बाद, एसोसिएटिविटी लगाने के बाद ए इनवर्स और ए को एक साथ किया मैंने। अब आगे देखिए, LHS पार्ट में ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, तो आइडेंटिटी हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी हो जाएगा, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी में, ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी में, और ए जब बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी में और ग्रुप जी जो है कि ग्रुप है, तो ए का इन्वर्स भी जरूर बिलोंग करेगा ग्रुप जी में, और जब ए का इन्वर्स ग्रुप जी में बिलोंग करेगा तो, और जब कहीं भी किसी नंबर का इन्वर्स उसी ग्रुप में बिलोंग करे तो उस नंबर को जब उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो आइडेंटिटी मिलना लाजमी सा बात है ना। तो ए का इन्वर्स, चूंकि ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए इन्वर्स को जब हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। अब ऐसा हुआ तो LHS पार्ट मेरा ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और चूंकि जी एक ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, और चूंकि मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ था तो अपने से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को जो है कि है ना, तब अपने से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशन मान करके थ्योरम या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन मान रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप का हमेशा जो है कि 1 ही होता है, ये बात आपको मालूम है। तो यहाँ पर चूँकि ग्रुप जी में ग्रुप जी एक ग्रुप है, इसी वजह से यहाँ पर जो आइडेंटिटी ई है वो क्या होगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि जी एक ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तो आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो या किसी के साथ भी ऑपरेट हो, किसी भी नंबर के साथ, ग्रुप के किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करे तो वो ग्रुप के किसी भी नंबर में कोई बदलाव नहीं डालता है, तभी तो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि ई को जब हम लोग बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो हमको बी दे देगा, क्यों, क्योंकि ई का वैल्यू तो 1 है।
अब देयर फॉर द इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। अब मेरे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 है, तो y इक्वल टू बी था, और आप देख रहे हो कि मेरे को जो है कि b प्रूफ करना था, तो y मैं लेके चला था, y का वैल्यू पुट किया, मुझे b मिल गया। इसका मतलब जो y का वैल्यू था मेरा क्या था, b इंटू ए इनवर्स, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो मैं कह सकता हूँ कि y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू शो डैट y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स इज द यूनिक सॉल्यूशन इन G। मैं अब प्रूफ करूँगा कि y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन 1 का। मतलब इक्वेशन 1 का कोई भी, है ना, y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स के अलावा कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यानी कि मैं अब शो करूँगा कि b इंटू ए इनवर्स एकमात्र यही सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का, y इक्वल टू बी का, है ना। अब इसके लिए, है ना, नाउ वी आर गोइंग टू शो डैट y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स इज द यूनिक सॉल्यूशन इन G, है ना। मैं इसके लिए उल्टा मान लूँगा, है ना। मेरे को प्रूफ करना है कि y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब b इंटू ए इनवर्स जो है कि इक्वेशन 1 का मात्र एक ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। मैं इसका उल्टा ऐसा मान लेता हूँ कि अगर संभव है तो मैं मान लूँ कि इसके विपरीत मेरे को प्रूफ करना है कि b इंटू ए इनवर्स एकमात्र यही सॉल्यूशन है। मैं मान लेता हूँ कि इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन है, मुझे प्रूफ करना है। मैं मान लेता हूँ कि ये इफ़ नॉट, अगर ये नहीं हुआ, यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ, मैं मान लेता इसका उल्टा कि इफ़ नॉट, यदि नहीं हुआ तो सपोज कर लेते हूँ कि y इक्वल टू सी इज अनदर सॉल्यूशन इन G। मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि भाई मुझे प्रूफ करना था कि b इंटू ए इनवर्स यूनिक सॉल्यूशन था G का, मुझे प्रूफ करना था, लेकिन मैं इसका विपरीत मान लेता हूँ कि b इंटू ए इनवर्स के अलावा भी y इक्वल टू सी एक अनदर सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का इन G में। ठीक है, अब ऐसा करने पर जब y इक्वल टू सी एक अनदर सॉल्यूशन माना हूँ, तो ज़रूर y इक्वल टू सी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो उसको वो सेटिस्फाइड करेगा और RHS के बराबर देगा। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू वाई ए इंटू बी, इसमें y इक्वल टू सी पुट कर दूँगा। तो पुटिंग y इक्वल टू सी इन इक्वेशन 1, देन वी गेट सी ए। यहाँ पर देखिए y का वैल्यू यहाँ पर c पुट कर देंगे, तो सी ए इंटू ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सी ए, इधर सी ए है LHS तरफ और RHS तरफ बी है, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर साफ साफ ये दिख रहा है कि ये तो फिर माजरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ से ये परफेक्ट हम नहीं कह पा रहे हैं, कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि सी जो है कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये मैं कंफर्म नहीं कह पा रहा हूँ। क्यों कंफर्म नहीं कह पा रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है, क्योंकि सी का कोई एक हमको वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर सी का कोई एक वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो सी का वैल्यू को चलिए निकाल लेते हैं, तो फिर पता चलता है। मतलब हम पता करना चाह रहे हैं कि सी किसके बराबर है ना। जस्ट ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन द राइट साइड, राइट साइड में, ठीक है ना, ए के राइट साइड में और बी के राइट साइड में। चलिए इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए फ़ायदा बहुत कुछ होगा। सी ए एक साथ कर दिया मैंने पहले से ही, और ए इनवर्स को ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब मैं यहाँ पर बाई एसोसिएटिविटी लगा सकता हूँ, क्योंकि सी ए और ए इनवर्स और बी और ए इनवर्स तो पहले से मेरा जो है कि ग्रुप जी में बिलोंग कर ही रहा था। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे LHS पार्ट को, ये वाला को। तो ए और ए इनवर्स तो मेरा बिलोंग कर ही रहा था जी में, इसीलिए हम लोग एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। लेकिन क्या सी बिलोंग कर रहा है जी में? देखिए बिलोंग कर रहा था या ना कर रहा था हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए y इक्वल टू सी इज अनदर सोल्यूशन इन जी। मैंने मान लिया है ना बाबू कि y इक्वल टू सी एक अनदर सोल्यूशन है इन जी में। मैंने मान लिया कि सी भी अब जी में बिलोंग कर रहा है, मैंने मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, सी भी जब जी में बिलोंग कर रहा है, ए भी जब बिलोंग कर रहा है जी में, ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है जी में, और बी तो पहले से ही बिलोंग कर रहा था जी में, तब यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। एसोसिएटिविटी के मदद से मैं कह सकता हूँ कि ए और ए इनवर्स को पहले सॉल्व कर लीजिए, और चूंकि ए बिलोंग कर रहा था जी में, इसीलिए उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में, इसी वजह से ए का भी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप जी में। और जब ए का इनवर्स को सॉल्व किया जाएगा, मतलब ए इनवर्स को ए के साथ जब सॉल्व किया जाएगा, तो मुझे आइडेंटिटी मिलना ही है, क्योंकि ए इनवर्स तो
ए का इन्वर्स है, इसी वजह से जब कभी भी किसी का इन्वर्स को उसी के इन्वर्स के साथ सॉल्व किया जाए तब वो आइडेंटिटी दे देता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो इसी वजह से ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, इसीलिए उसके इन्वर्स के साथ सॉल्व करते हैं तो वो आइडेंटिटी दे देता है। इसी वजह से ए इंटू ए इन्वर्स को सॉल्व किया तो आइडेंटिटी मिल गया। और एक बात यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ग्रुप जी में। क्यों? क्योंकि ग्रुप जी तो ग्रुप है, ग्रुप में तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि वो ग्रुप के कोई भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करेंगे, चूँकि सी को मैंने मान रखा है कि ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो ई को अगर हम ग्रुप के कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो आइडेंटिटी ही देगा। तो चूंकि सी ग्रुप जी का एलिमेंट माना है मैंने, तो ई को जब हम सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी है। तो इसी वजह से सी इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। विच मीन्स, अच्छा एक बात और, हमने बोला कि y इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स, यानी कि b इंटू ए इन्वर्स के अलावा कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसका मैंने उल्टा मान लिया कि y इक्वल टू सी एक अनदर सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का इन g में, ऐसा मैंने मान लिया। लेकिन आप देखिए c का भी वैल्यू मेरा क्या आ गया, b इंटू ए इन्वर्स ही आ गया। इसका मतलब हम जो माने c को एक अनदर सॉल्यूशन, लेकिन ये भी वही हो गया जो पहले मैंने मान रखा था, यानी कि y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। यही सॉल्यूशन था इक्वेशन 1 का। और अभी भी देखिए तो c का वैल्यू भी वही है b इंटू ए इनवर्स, यानी कि y इक्वल टू सी एक अनदर सॉल्यूशन मान करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वही घूर फिर के वही चीज़ आ गया जो पहले मैंने मान रखा था। यानी कि विच मीन्स डैट whatever, यहाँ पर whatever लिखा हुआ, ठीक है, whatever solution we assume for the given equation it will come out b into a inverse hence the solution। तो यानी कि which means इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो कोई भी सॉल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं कर लीजिए। which means ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो कोई भी सॉल्यूशन मान सकते हैं मान लीजिए, है ना, फॉर द गिवन इक्वेशन के लिए। इट विल कम आउट टू बी इंटू ए इनवर्स, वो हर हालत में उसका जो इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो b इंटू ए इनवर्स ही आएगा। हेंस द सॉल्यूशन y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स इज यूनिक। इसी वजह से जो सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का वो क्या होगा, y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स होगा। और वो कैसा होगा, तो वो यूनिक होगा। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, एक बार आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 50। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 51 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।